हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू भद्राइस अकेडमी। गाइस, आज का डेट है 25 जनवरी 2024 एंड यस, करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले हम लोग आज का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे असम ट्रिब्यून से जो आर्टिकल लिया गया है और यह है फ्लोरिकल्चर प्रॉस्पेक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट। नाउ न्यूज़ में था इसीलिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा रीजन है इंडिया का जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर देखोगे बहुत ही वैरिड जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस है और उसको देखते हुए वी कैन क्लियरली से दैट यस, एफर्ट्स हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे in order to make sure that हर एक स्टेक होल्डर्स को we need to realize the fact that yes, Assam and as well as different other नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अगर देख लीजिएगा नॉर्थ ईस्ट में उनके पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है फ्लोरिकल्चर के लिए, बट यस इस पोटेंशियल को रियलाइज नहीं किया जा रहा। नाउ फ्लोरिकल्चर मतलब आप इस पिक्चर से ही समझ पा रहे हो, इस रीजन में बहुत सारे आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 एन नंबर ऑफ फ्लावर्स वेराइटीज आर बीइंग ग्रोन इन पर्टिकुलर रीजन, तो उसको हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर मतलब सिंपल कल्टीवेशन एंड ट्रेड ऑफ फ्लावर्स, जिसमें फ्लावर का प्रोडक्शन को लेकर प्रोसेसिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरऑल सब कुछ एक ही एस्पेक्ट्स में देखा जाता है। इसको हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नाउ इस आर्टिकल में दैट इज़ असम ट्रिब्यून में जो आर्टिकल दिया गया था उसमें बताया गया था दैट असम में या फिर इनडायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट में फ्लोरिकल्चर के प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं। देखो, असम बोला जा रहा है यस अनडाउटेडली अगर सॉइल कंडीशंस देख लीजिएगा डाइवर्स सॉइल कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस देख लीजिएगा यस ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस है जिसमें आप फ्रूट्स तो ग्रो ही कर सकते हो बट वेरियस वेजिटेबल्स और साथ ही साथ फ्लावर्स में भी ऐसे ऐसे फ्लावर्स जो कि ऑर्नामेंटल देखने में भी खूबसूरत हो। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं और इन प्लांट्स में भी बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं, राइट। देखो अनडाउटेडली आपको तो ये पता ही है स्पाइसेस, मशरूम, प्लांटेशन क्रॉप्स में असम बहुत आगे है अनडाउटेडली, बट यस इन रीजन्स जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है तो यही बोला जा रहा है दैट इन चीज़ों को हम लोग को एक्सप्लोर करना चाहिएगा। क्यों? क्योंकि अगर फ्लोरिकल्चर देख लोगे इसको डेजिग्नेट किया गया एज अ सनराइज सेक्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और हॉर्टिकल्चर अगर देख लीजिएगा क्योंकि एक बहुत बड़ा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर का ये पोटेंशियल है दैट यस इट कैन जनरेट अ लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब हॉर्टिकल्चर की अगर प्रमोशन किया जाए तो अनडाउटेडली अगर आप देख लीजिएगा एम्प्लॉयमेंट्स इस रीजन में बहुत आने की प्रोबेबिलिटी है। नाउ बोला जा रहा है व्हाट आर द स्कोप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कमर्शियल फ्लोरिकल्चर इन इंडिया। अगर कमर्शियल फ्लोरिकल्चर इंडिया में देखो, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया ना थोड़ी देर पहले, ये था प्रॉस्पेक्ट्स इन आसाम या फिर प्रॉस्पेक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट, राइट। बट इंडिया में भी अगर देख लोगे अनडाउटेडली एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। जी हाँ, क्लियरली बोला जा रहा है इंडिया का फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री जो है इट हैज़ बिन ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 15 से लेकर 20% एनुअली, हर साल ये बढ़ रहा है और इसका पोटेंशियल और भी है। क्यों? क्योंकि अगर ओवरऑल इंडिया को अगर देखोगे, इंडिया रफली अराउंड 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बटा हुआ है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज बोला गया एक्सपोर्ट अर्निंग। अगर इंडिया का अर्निंग देख लोगे तो यस इंडिया अर्न सिग्निफिकेंट फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ कट फ्लावर। जी हाँ, हम लोग फॉरेन एक्सचेंज को बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग फ्लावर्स को एक्सपोर्ट करते हैं, ड्राई फ्लावर्स में हम लोग ट्रेड करते हैं। वी आर इनटू द ट्रेड ऑफ फ्लोरल, डेकोरेटिव एक्सेट्रा। एंड अगर एक्सपोर्ट रैंकिंग देख लीजिएगा तो यस it ranks, that is India ranks 11th in the global cut flower export। डोमेस्टिक अगर मार्केट देख लीजिएगा तो यस विथ राइजिंग इनकम एंड अवेयरनेस डोमेस्टिक फ्लावर डिमांड अगर देख लीजिएगा फेस्टिवल्स, ओकेजन्स एंड वेडिंग्स में तो वो भी रैपिडली ग्रो कर रही है इंडियन सिटीज़ में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर बात करें तो यस फ्लोरिकल्चर जो है ये अराउंड 20 लाख फार्मर्स को, फार्म वर्कर्स को, स्पेशली जो वुमेन्स है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट अगर इसका लिंकेजेस देख लीजिएगा हॉर्टिकल्चर, ये तो बेसिकली हॉर्टिकल्चर का ही ना पार्ट है क्योंकि फ्लावर फार्मिंग कैन ईजीली बूस्ट हॉर्टिकल्चर सेक्टर। क्यों? क्योंकि हम लोग इनडायरेक्टली हम लोग देखो
नॉर्मल एग्रीकल्चर में क्या करते हो, आप क्रॉप्स उगाते हो, तो क्रॉप्स को हम लोग बार बार बोलते हैं ना डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या है, उसमें अगर आप ये फूल भी उगा रहे हो तो देन यू आर डाइवर्सिफाइंग इट, राइट। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल एडवांटेज, अगर देख लोगे तो यस, फ्लावर कल्टीवेशन डज नॉट डिप्लीट सॉइल हेल्थ। जी हाँ, फ्लावर अगर कल्टीवेशन करोगे ना, ये सॉइल हेल्थ को बिल्कुल डिप्लीट नहीं करता। इनफैक्ट ऐसे तो देखा जाता है दैट बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स कैटेगरीज होते हैं जिनको आप डिग्रेडेड या फिर सलाइन सॉइल में भी आराम से उगा सकते हो। इनफैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी की गई है, जहाँ पे पाया गया है दैट स्ट्रैटेजिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ इंडिया कैन डेवलप अ न्यू एडवांस्ड वैरायटीज़ एंड टेक्नोलॉजीज, जिससे स्ट्रेंथन किया जा सकता है इस ओवरऑल सेक्टर को। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के बारे में अगर देखें तो यस, फ्लोरिकल्चर हैज़ सिग्निफिकेंट पोटेंशियल, जिससे वो ऑगमेंट किया जा सके फार्म इनकम, बूस्ट किया जा सके एक्सपोर्ट और कर्टेल किया जा सके ट्रेड डेफिसिट थ्रू फोकस्ड डेवलपमेंट। यही नहीं, एक वैल्यू एडिशन का भी स्कोप है, क्योंकि क्लियरली बोला गया देयर इज़ अ स्कोप ऑफ वैल्यू एडिशन थ्रू प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़, जैसे कट फ्लावर्स है ना, एसेंशियल ऑयल्स को निकालना। इससे ओवरऑल क्या होगा दैट हमारे ट्रेड में हमारे बिजनेसमैन का प्रॉफिट ही बढ़ेगा। बट इस आर्टिकल में, दैट इज़ आसाम ट्रिब्यून के आर्टिकल में, कुछ इश्यूज़ को भी फोकस किया था, जिसमें वन ऑफ द मेजर इशू था दैट हम लोग जो असम में लोग रहते हैं एंड ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट में लोग रहते हैं, यहाँ पे फ्लावर्स का कल्टीवेशन क्योंकि ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है डिफरेंट आउटसाइड स्टेट्स के ऊपर। जी हाँ, आउटसाइड स्टेट्स के ऊपर किस लिए, फ्रूट्स के लिए, फ्लावर्स के लिए एक्सेट्रा। ना सवाल होता है क्या हमें करना पड़ेगा, व्हाट इज़ द नीड। तो सबसे पहला नीड है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और इंटरवेंशंस हमें करने पड़ेंगे, विच विल गिव अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर्स, स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। दूसरा, हमें प्रमोट करना पड़ेगा फ्लोरिकल्चर अमंग द स्मॉल फार्मर्स एंड यंग एजुकेटेड एंटरप्रेन्योर्स, और ये भी मिशन मोड में। और दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप खुद सोचें ना, स्मॉल फार्मर्स को ऐसे ही तो ज़्यादा पैसे नहीं मिलता है ना, तो उनको अगर फ्लोरिकल्चर वो प्रमोट करेंगे तो देयर इज़ हाई चांसेस दैट दे विल अर्न मोर, क्योंकि वो लोग बेटर वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स को ग्रो करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट शुड फोकस ऑन रिसर्च एक्टिविटीज़। जी हाँ, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को रिसर्च एक्टिविटीज़ में फोकस करना पड़ेगा और एक प्रिपेयर करना पड़ेगा रोड मैप फ्यूचर के लिए विथ ट्रस्ट ऑन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। मार्केट तो लिंकेज चाहिए ही, अनडाउटेडली एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को इंश्योर करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम अगर रिसर्च एक्टिविटीज़ हम लोग इस सेक्टर में ज़्यादा बढ़ाएं तो सोचिए कल को अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड हम लोग कोई ऐसा फ्लावर बना दे जो सुगंधित भी हो, देखने में भी सुंदर हो और मार्केट में भी उसके हाई प्राइसेस मिल सकते हैं, तो क्यों ना किया जाना चाहिए ये सब, राइट। नेक्स्ट, प्रोडक्शन और प्रमोशन ऑफ डिफरेंट फ्लावर बेस्ड वैल्यू एडिशन आइटम्स। जी हाँ, बहुत समय आप देखो फ्लोरल कुकीज़ होते हैं, जी हाँ, बहुत खाने वाले कुकीज़ भी होता है, रोज़ टी, जी हाँ, चाय जो पीते हैं ना, आप देखिएगा रोज़ फ्लेवर का कभी कभी चाय मिलेगा, है ना। गुलाब का तो आपको ये अगरबत्ती तो मिलती ही रहती है, और गुलाल जो अबीर जो हम लोग बोलते हैं ना, इसमें जो खेलते हैं होली में, राइट, तो वो भी किससे बनता है, बहुत सारे फ्लावर्स के वेरियस वैराइटीज से हमें मिलता है, राइट। सो यस, दीज प्रोडक्शंस अनडाउटेडली होल्ड्स अ लॉट्स ऑफ सिग्निफिकेंस नाउ। सो इसी के साथ ये आर्टिकल समाप्त होता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले आर्टिकल में, जो कि इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया ये आर्टिकल। और ये आर्टिकल बात की जा रही है रिगार्डिंग एडॉप्शन ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के रिलेटेड। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ दैट इसमें ऑलरेडी यूपीएससी ने पास्ट में क्वेश्चंस पूछा था, एंड अब बिल्कुल चौंकिए मत अगर कल को ये एपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो राइट, तो हमें समझना पड़ेगा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है क्या। देखो नाम से तो यही पता चल रहा है दैट एक ऐसा एग्रीकल्चर टेक्निक जिसमें क्लाइमेट से, मतलब वो ऐसा एग्रीकल्चर टेक्निक होगा जिसमें जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ तो करेंगे, बट साथ ही साथ क्लाइमेट भी जिससे इम्पैक्ट कम से कम करे, वैसा ही कुछ टेक्निक होगा। जी हाँ, तो वही बोला जा रहा है, क्लाइमेट एग्रीकल्चर स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है ये एक अप्रोच है, ये एक इनोवेटिव अप्रोच है, जिसके तहत आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज़ को एक साथ लेकर चलते हैं, और इसका मेन गोल होता है दैट प्रोडक्टिविटी तो बूस्ट करे ही, बट साथ ही साथ रेजिलियंस को भी इनहांस करे और रिड्यूस करे ग्रीन हाउस गैस एमिशन। नाउ प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, बेटर क्रॉप्स लगाने पड़ेंगे, प्रिसीजन फार्मिंग करना पड़ेगा, रेजिलियंस को इन्हांस करने के लिए यस, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री और कॉमन एयर, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए यस, पर्माकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, दीज आर वेरी थिंग्स, राइट। तो यही सब तो चीज़ें की जाती है ना।
अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज हो रहा है, राइट? तो उसके तहत हमें मेक श्योर करना पड़ेगा जिससे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी घट ना जाए। इसीलिए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज़ द नीड ऑफ द डे, राइट? तो क्लाइमेट एग्रीकल्चर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे अगर देख लीजिएगा, क्लाइमेट एग्रीकल्चर अनडाउटेडली फार्मर्स को तो हेल्प करता है दैट वो अडेप्ट कर सके अपने आप को क्लाइमेट चेंज से, बट एट द सेम टाइम ये सस्टेनेबली इंक्रीज भी करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इनकम, और ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना वो भी इससे बहुत हद तक रिड्यूस होती है ना। सवाल होता है कुछ कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग क्लाइमेट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस करें तो क्या क्या होगा। देखो, सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कल्टिवेटिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वैराइटीज, दैट इज ग्रोइंग क्रॉप रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर चेंज, पेस्ट एंड डिजीज। हमें ऐसे क्रॉप वैराइटीज़ को उगाना ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा जो ड्रॉट टॉलरेंट हो, है ना, जो क्या टेम्परेचर चेंज या फिर पेस्ट अटैक या फिर डिजीज़ अटैक से मैक्सिमम रेजिस्टेंट हो सके, ठीक है। एक ये हो सकता है। दूसरा, हमें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अपनाना पड़ेगा, दैट इज़ टिलेज जिससे कम से कम हो, एंड वही बोला गया है दैट रिड्यूस्ड टिलेज कल्टीवेशन फॉर सॉइल। नेक्स्ट इज एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना पड़ेगा, राइट? दैट इज एग्रीकल्चर का अगर सोचो आपका लैंड है तो आप क्यों ना वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी लगा दो एटलीस्ट बाउंड्रीज में जो कि आपको लीन सीजन्स में अपना फल दे। से फॉर एग्जांपल आम का पेड़ लगा दिया आपने, राइट? तो आम का पेड़ कब आपको जून के समय एक्सट्रैक्शन कुछ तो देगा ना, है ना? आप आम तो खा सकते हो, राइट? वही चीज़ बोला गया। नेक्स्ट इज प्रिसीजन एग्रीकल्चर, बोला जा रहा है ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन को हमें मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा दैट वाटर यूज एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, राइट? बट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में ये हम लोगों ने तो बहुत मतलब अच्छे पिक्चर हम लोग डिस्कस कर लिया, वाह वाह क्लाइमेट एग्रीकल्चर करेंगे तो ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। अरे भाई, सब कुछ आसान नहीं होता ना, बहुत कुछ चैलेंजेस भी होते हैं उसमें, ठीक है? तो व्हाट आर द चैलेंजेस इन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर? सबसे पहला चैलेंज है ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटीज़, वो काफ़ी ज़्यादा वीक है ना। इससे हम लोग क्या समझते हैं, देखते हैं। देखो, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के रिलेटेड अब क्या है ना दैट आप अगर फार्मर्स तक पहुंचिएगा तो कैसे पहुंचिएगा, तो वही बोला गया दैट इज़ डिफ़िकल्ट रीचिंग द फार्मर्स। उनको तक पहुंचना, अगर उसको समझाओगे तो कैसे समझाओगे, क्योंकि ज़्यादातर बहुत समय ऐसे समय देखा गया दैट फार्मर्स आर नॉट दैट मच लिटरेट, राइट? तो हाउ विल यू मेक देम अंडरस्टैंड, दैट इज़ अ मेन प्रॉब्लम, राइट? लिमिटेड गवर्नमेंट रिसोर्सेज, वो भी इम्पैक्ट करता है फील्ड स्कूल्स, डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन रूरल एरियाज, राइट? भले ही गवर्नमेंट बहुत समय क्या करती है ना, बोलती है दैट हाँ वी विल रन अ प्रोग्राम, बट उसके लिए पैसे भी तो चाहिए। स्टाफ ही नहीं है सरकार के पास, वैसे स्किल्ड स्टाफ्स होनी चाहिए, और स्टाफ्स अगर है भी तो पुअरली ट्रेंड है, तो ये लोग क्या समझाएंगे भाई, राइट? दूसरा है इनएडिक्वेट टारगेटेड इनिशिएटिव्स, बोला गया केमिकल फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड्स या फिर इलेक्ट्रिक या फिर डीजल बेस्ड इरिगेशंस जो है ये बहुत ही ज़्यादा सब्सिडाइज किया जाता है। वहीं पर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लैक एडिक्वेट इंसेंटिवाइजेशन, राइट? वही है इंसेंटिवाइजेशन। अब किसी चीज़ को अगर आप फोरफ्रंट में लाना चाहते हो उस चीज़ को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, राइट? कॉन्फ्लिक्टिंग सब्सिडीज, ना बोला गया है zero tillage as well as conventional tillage machineries hinders the adoption of climate smart agriculture technologies, right? और ज़ीरो टिलेज जो है वो भी कंसिडर किया ज़रूर जाता है एज अ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, बट ये भी इन्वॉल्व करता है मिनिमल डिस्टर्बेंस ऑफ सॉइल, ये प्रोमोट करता है कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी को, और वहीं पर कन्वेंशनल टिलेज इन्वॉल्व करता है मोर इंटेंसिव सॉइल डिस्टर्बेंसेस एज वेल। नाउ सवाल होता है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट। बेनिफिट्स की अगर बात करें, अनडाउटेडली एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि ये रिसोर्स एफिशिएंट फार्मिंग टेक्निक है, राइट? ये जो है ना, ये इस पे क्रॉप यील्ड भी कहीं ना कहीं बढ़ता है, और अनडाउटेडली बहुत सारे क्लाइमेट स्मार्ट टेक्निक्स इसमें यूज़ किए जाते हैं जिसमें सस्टेनेबिलिटी और रिलायबिलिटी को ज़्यादा फोकस किया जाता है ना। और अगर देख लीजिएगा इंडो-गैंजेटिक प्लेन, यस, वहाँ पर भी बूस्ट किया जाता है वीट प्रोडक्शन को, और ये सब क्या है डायरेक्टली क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी सब कुछ देखा जाता है। देखो यही तो है ना स्मार्ट। जैसे आप अपना प्रिपरेशन को स्मार्ट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो आप? जैसे बहुत समय बहुत लोग होते हैं खुद से पेपर पढ़ते हैं, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, राइट? बट अगर आप खुद से पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपको क्या कर रहे हो, सिंपली youtube.com खोल रहे हो, भद्रा इस एकेडमी क्लिक कर रहे हो और डायरेक्टली पूरा पढ़ ले रहे हो,
तो ये क्या है? ये एक स्मार्ट टेक्निक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दैट अगर आप पेपर पढ़ रहे हो खुद से तो दैट इज नॉट स्मार्ट टेक्निक, दैट इज ऑल्सो स्मार्ट टेक्निक ब्रो। बट व्हाट वी डू हियर इज दैट वी हैव अ टीम who just work on making these all stuffs। उसके बाद मैं आपके सामने इन चीज़ों को डिलीवर करता हूँ in order to make sure that आप you can extract the maximum out of it। Alright, next is greenhouse gas emission reduction। Now अनडाउटेडली क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है ये एक ऐसा एग्रीकल्चर टेक्निक है जिससे ग्रीन हाउस गैसेस भी कम से कम एमिट होता है, राइट। तो वही बोला जाए इट इज़ क्रूशियल फॉर लोअरिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर 17% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से ही अगर देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, राइट। और वहीं पर अगर आप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो इससे मतलब क्या कर रहे हो दैट एग्रीकल्चर का जो शेयर है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में वो आप कम से कम कर रहे हो, राइट। यही नहीं, ये इन्हांस कर रहे हो आप फार्म लैंड कार्बन स्टोरेज को, सपोर्ट कर रहे हो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, क्योंकि देयर इज सिग्निफिकेंट रोल इन इंक्रीजिंग द प्रॉफिट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यस, कहीं ना कहीं क्रॉप लैंड वाइल्ड लाइफ के साथ मतलब एक इको बिहेवियरल वे में एक साथ रह रहा है, राइट। तो इससे क्या है, दोनों का कोएग्जिस्टेंस एक साथ हो रहा है, राइट। नेटिव प्लांट स्पीशीज उसको बचाया जा रहा है क्योंकि उनका ग्रोथ को प्रमोट किया जा रहा है ना, राइट। रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज बोला जा रहा है, प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड वाटर एफिशिएंसी। जी हाँ, इट लेसेस द डिस्ट्रप्टिव इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीजेज द रेजिलियंस ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेसेस, वही बोला गया। सो दीज आर द फैक्ट्स विच आर एसोसिएटेड विद व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। नाउ हम लोग को क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को फर्दर अगर इंडिया में प्रमोट करना है तो क्या क्या करना चाहिए? तो देखो, सबसे पहला तो कैपेसिटी बिल्डिंग हमें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो ऑफिशियल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उनको भी हमको नॉलेज देने की ज़रूरत है। इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा फार्मर्स को, क्योंकि अगर जब तक इंसेंटिवाइज नहीं करोगे तब तक वो अडॉप्ट नहीं करेंगे इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को। वैसे ही कोलाबोरेटिव अप्रोच के साथ हमको काम करना पड़ेगा, जिसमें रीजनल पार्टनर्स के साथ, इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ, वेरियस एनजीओज के साथ, सबके साथ मिलकर हमको काम करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे अदर मेजर्स जहाँ भी ज़रूरत हो, जैसे प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो तो हमें प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा माइक्रो लेवल पॉलिसीज़ और एक्सप्लोर करना पड़ेगा एडिशनल एवेन्यूज़, जिससे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को और भी ज़्यादा हमारे देश पे प्रमोट किया जा सके ना। तो सवाल ये भी होता है दैट क्या इंडिया में आज तक कोई भी ऐसा इनिशिएटिव है जो क्या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इनिशिएटिव के अंदर हम लोग काउंट कर सकते हो? तो जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कि वेरियस इनिशिएटिव्स हैं, जैसे क्लियरली यहाँ पे बोला जा रहा है नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, ये एक इनिशिएटिव है। तो वो क्या है? ये एक अडेप्टेशन फंड है जिसके थ्रू आप क्रॉप का प्रोडक्टिविटी भी बना सकते हो, राइट। वैसे ही नेशनल इनोवेशन और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, सॉइल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, ये है क्या भाई? ये सब तो अल्टीमेटली क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को ही अचीव करने का एक जरिया है ना, राइट। क्योंकि आप इसके आज तक देखो हर एक एस्पेक्ट मुझे आई नो दैट यू गाइस नो ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सो अनडाउटेडली क्लाइमेट स्मार्ट विलेज है क्या? ये एक ऐसा विलेज बनाना है जो क्या क्लाइमेट का इम्पैक्ट को अच्छा से सह सके, राइट। वही तो हुआ। वैसे ही है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। नाउ क्लियरली बोला जा रहा है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस ले लो या फिर नेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ले लो या फिर वेरियस अदर एंटिटीज ले लो, अनडाउटेडली ये लोग एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का एडॉप्शन। दूसरा, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। नाउ ये क्या है? ये एक वॉलंटरी प्लेटफॉर्म है जो कि फॉस्टर करती है कोलाबोरेशन अमंग गवर्नमेंट्स, सिविल सोसाइटीज़, फार्मर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर्स, जिससे सब कोई मिलकर, हर एक स्टेक होल्डर्स मिलकर प्रमोट कर सके नॉलेज शेयरिंग, पॉलिसी डायलॉग और इन्वेस्टमेंट। कहाँ पर? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में। इसमें ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2019 को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। So anyways, next is National Mission on Sustainable Agriculture. ये भी one of the mission है under the National Action Plan on Climate Change, right? अच्छा, okay, next news has been taken from Economic Times और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक योजना है, यह एक स्कीम है जिस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। जी हाँ, रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया और इसका मेन एम पता है क्या है? इसका मेन एम है टू provide the rooftop solar panels for the consumers।
नाउ इस स्कीम का मेन इंटेंशन यही है दैट कैसे सप्लाई किया जा सके पावर टू हाउस होल्ड, दैट ऑल्सो थ्रू द सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशंस, और ऑफर किया जा सके एक एडिशनल कंपनसेशन फॉर एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट। इसके अगर की फीचर्स की बात करें तो यस, सबसे पहला एक की फीचर है द गोल इज़ टू इंस्टॉल रूफ टॉप सोलर ऑन 1 करोड़ हाउसेस and that too providing 1 crore family access to rooftop solar energy, राइट एक है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है दैट ये इसकी डेजिग्नेट ही किया जाए जिससे बेनिफिट किया जा सके पुअर और मिडिल क्लास इनकम हाउस होल्ड्स को, और हेल्प किया जा सके उनको जिससे क्या वो अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को रिड्यूस कर सके, राइट। और अनडाउटेडली ये कहीं ना कहीं हमारे जो गवर्नमेंट की जो 2014 की पॉलिसी थी ना रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, उसी का फॉलोअप है। क्योंकि 2014 का रूफटॉप सोलर सिस्टम इस क्या था, इसमें तो यही था ना दैट इसके थ्रू सोलर मॉड्यूल, सोलर इन्वर्टर्स और अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसे मीटर्स, केबल्स सेटअप किए जाएंगे, और सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स और अलाइड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल किए जाएंगे रेसिडेंशियल्स या फिर कमर्शियल रूफटॉप्स में, राइट ना। ये सब को क्या कहा जाता था, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप फोटोवोल्टाइक सिस्टम। सो एनीवे उसी का ये कॉन्टिन्यूएशन है हमारा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। एक्सरसाइज साइक्लोन, नाउ ये सेकंड एडिशन ऑफ जॉइंट स्पेशल फोर्सेस का एक्सरसाइज है जो क्या इंडिया और इजिप्ट के बीच में कैरी आउट होगा, राइट। नाउ इस एक्सरसाइज का एम क्या है, इस एक्सरसाइज का एम है दैट इंडिया की मिलिट्री और इजिप्ट की मिलिट्री, दोनों साइड की मिलिट्री स्पेशल ऑपरेशंस जो कि डेजर्ट या फिर सेमी डेजर्ट टेरेन में किया जाता है, उसके तहत ये लोग दोनों अपने आप को एक्सपर्टाइज करें, राइट। सो यस, ये एक्सरसाइज इन्वॉल्व करता है मिलिट्री कोऑपरेशन डिस्कशन, टैक्टिकल मिलिट्री ड्रिल्स, और 3 फेजेस इसमें कवर किए जाते हैं जिसमें IED दैट इज़ इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, फर्स्ट एड को कॉम्बैट करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड दिया जाती है, जॉइंट टेक्निकल एक्सरसाइजेज की जाती है इन बिल्टअप एरियाज, और साथ ही साथ हॉस्टेज रेस्क्यू सिनारियो के तहत भी वेरियस सिनारियोज को एक्सप्लोर किया जाता है। नाउ ये गोल इसका क्या है, द गोल इज टू इनहांस द बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन एंड स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन इंडियन एंड इजिप्शियन आर्मी, इंडियन आर्मी और इजिप्शियन आर्मीज के बीच में बॉन्ड को स्ट्रेंथन करना है। और इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।